हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। सो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एक डिज़ीज़ के बारे में। वो डिज़ीज़ कौन सी होगी? वो डिज़ीज़ को हम बोल देते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। सो आप ऐसे मत बोलना कि मैम यहाँ तो लेप्टोस्पायरा लिखा है। ये जो लेप्टोस्पायरा है वो उसका एजेंट है जिसके बारे में बताया गया है, बट जो डिज़ीज़ है उसका नाम लेप्टोस्पायरोसिस ही है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे हम? सबसे पहले तो ये सब चीज़ें देख लेते हैं और इसको पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इस डिज़ीज़ को। इसके अनदर नेम पढ़ेंगे हम इसमें सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ इसमें हम इसकी देखेंगे मॉर्फोलॉजी की, हाँ लेप्टोस्पायरा होता कैसा है असल में, इसको देखने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये होती किन में है डिज़ीज़, और होती भी है तो उसके अलग कौन से नाम होते हैं। ओके, तो ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अब आपने पढ़ा होगा कि कैसे एक साइंटिफिक तरीके से एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जाती है किसी भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई प्लांट हो, है ना। उसकी क्या की जाती है? क्लासिफिकेशन, मतलब उसको क्लासीफाई किया जाता है ऐसे, ठीक है, इस ऑर्डर में। क्या उसकी फाइलम है, क्या क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है, अलग अलग होते हैं ये। तो मेन चीज़ जो आपने इस पे फोकस करना है वो आपने देखना है कि क्या इसकी फैमिली और जीनस क्या है, ठीक है। फैमिली बजाय हम इतना फोकस नहीं भी करें, बट इसका जीनस जो है मेन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर लेप्टोस्पायरा, ठीक है, इस पे फोकस करना है आपको। जीनस देखो, अगर हम बात करें ना अलग अलग एनिमल्स में ये डिजीज़ होती है, ठीक है, हम पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल में होती है। देखो वो क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ है एनिमल की, क्या है, अलग अलग स्पीशीज़। जैसे मान लो डॉग हो गया, कैटल हो गई, ओके, अलग अलग स्पीशीज़ हैं ये। अब डॉग स्पीशी जो है उसमें देखो रहेगा तो यही ना, रहेगा तो जीनस यही लेप्टोस्पायरा। अब स्पीशी अलग होने की वजह से उसकी स्पीशीज़ अलग लिखेंगे हम यहाँ पे। जैसे डॉग्स में हम कौन सी स्पीशी लिखेंगे यहाँ पे? कैनिकोला। सिमिलरली कैटल में अलग स्पीशी होगी, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, लेप्टोस्पायरा एजेंट है जो, अगर हम बात करें अलग एनिमल में कौन सा एजेंट होगा, तो एजेंट होगा लेप्टोस्पायरा, फॉर एग्जांपल कैनिकोला जो डॉग्स में है। ओके, इसमें आप लोग यहाँ पे देखो एक चीज़ कि इसका जो जीनस है वो सेम रहेगा, लेप्टोस्पायरा ही रहेगा, बट स्पीशी अलग है, मतलब अलग एनिमल में डिजीज़ हो रही है तो इसकी स्पीशी चेंज होती रहेगी। वो वेरी करेगी एनिमल टू एनिमल कि कौन सा एनिमल है उस अकॉर्डिंग। जैसे हमें ये पढ़ चुके हैं पहले, हमें ये चीज़ें पता है। जैसे कैनाइन होता है डॉग्स के लिए, या ठीक है, जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, जो मांस भी खा लेते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जैसे बोवाइन होता है, जो बोवाइन किसके लिए होता है? बुफेलो के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ये अलग अलग स्पीशी के अकॉर्डिंग वेरी करता है ये। ओके, सो इसकी जो स्पीशी रहेगी, इसका जो जीनस रहेगा वो रहेगा लेप्टोस्पायरा, ठीक है। लेप्टोस का मतलब फाइन या थिन बोल देते हैं हम, ठीक है। स्पायरा, स्पायरा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पायरल शेप में होता है, इसकी ऐसी शेप होती है, ठीक है, ऐसी शेप का होता है, इसलिए हम इसको स्पायरा बोल देते हैं। ओके, इसके बाद बात करेंगे कि ये होते कैसे हैं ये बैक्टीरियाज। देखो स्लेंडर मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, हेलिकली कॉइल्ड, जो भी मैंने बताया ऐसे ऐसे कॉइल्ड होते हैं ये, ठीक है। इसके साइज़ की बात करें तो 0.1 से 3 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होता है इस बैक्टीरिया का। ओके, अब बात करेंगे इसकी पैथोजेनिसिटी की, मतलब ये कैसे इसकी पैथोजेनिसिटी की बात करें अगर, ठीक है, इसके पैथोजेनिसिटी के बेस पे डीएनए कैसा इसका है उसके बेस पे, ठीक है, उसको हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, किस किस बेसिस पे हमने अब इसको डिवाइड कर दिया है उसकी पैथोजेनिसिटी पे? दूसरा उसका डीएनए कंपोजिशन, मतलब उसका डीएनए का कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकता है अलग अलग बैक्टीरिया का, ठीक है, लेप्टोस्पायरा का। दूसरा उसकी इनएबिलिटी टू ग्रो, कैसे टेम्परेचर पे उसने नहीं ग्रो करना है। ओके, उसके बाद उसके जीनस के हिसाब से इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। तो पहला ग्रुप कौन सा है? पैथोजेनिक स्पीशीज़ होंगी जो लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन्स, ये इसकी वो स्पीशीज़ होंगी जो पैथोजेनिक होंगी। फ्री लिविंग, जो नेचर में ऐसे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, और फ्री लिविंग तो होगी बट नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन की होगी, उसको हम बोल देंगे लेप्टोस्पायरा बाइफ्लेक्सा। अब क्या है जो कॉमन है? अब देखो हम यहाँ पे स्पीशीज़ ही डिस्कस करेंगे इसकी, आपको जीनस इसका पता है लेप्टोस्पायरा, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी वो, तो इसकी स्पीशीज़ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो कॉमन जो लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन्स है। ओके, अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे पेमोना बोल दिया है, पेमोना अलग स्पीशी है। अब पेमोना है, लेप्टोस्पायरा पेमोना जो कॉमन है, उसके अलावा कैनिकोला है कॉमन है जो, ठीक है, डॉग्स के लिए होती है। अलग अलग तरह के एनिमल्स में इसकी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ होती हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, सबसे पहले एक पर्सन था वेल। ओके, वेल था एक पर्सन का नाम, जिसने कि पहला केस डिस्क्राइब किया था लेप्टोस्पायरोसिस का मैन में, ह्यूमंस में, इंसानों में, ठीक है, 1886 में। और उसने बताया कि जो कॉजेटिव एजेंट है इस डिजीज़ का,
देखो वेल्स ने डिस्कवर किया था सबसे पहले इसको, ओके। तो उसके नाम से ही हमने डिजीज़ का अनदर नेम रख दिया है, जैसे वेल्स डिजीज़ बोल देंगे हम इसको अब, ठीक है। तो वेल्स डिजीज़ क्यों बोला, अब लग गया पता आपको, क्योंकि इस पर्सन की वजह से जिसने इसके केस को पहली बार डिस्कवर किया 1886 में। अब इस वेल ने क्या किया था, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसको आइसोलेट किया था इंडिया में 1915 में, और उसको नाम दे दिया था लेप्टोस्पायरा इक्टेरोहेमोरेजी। उसने बताया कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ लेप्टोस्पायरा उसने आइसोलेट किए एक ह्यूमन पेशेंट से और एनिमल से। अब देखो आगे भी आप लोग पढ़ोगे, अगर एक डिजीज़ है लेप्टोस्पायरा, तो लेप्टोस्पायरा अगर किसी को हो गई है, चाहे वो एनिमल को हो गई है चाहे वो ह्यूमन को हो गई है, अब उनसे क्या होती है, उनसे वो किसी आगे किसी पर्सन में फैलेगी ना अगर, तो उसके यूरिन के थ्रू फैलेगी या किसी और चीज़ों के थ्रू फैलेगी, या थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी अगर वो फैल रही है ना, तो आप देखोगे उसके यूरिन में भी क्या होगा, जो भी जिस चीज़ का आप उसका सैंपल होगा, आप देखोगे उसमें बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ नंबर में, मिलियंस ऑफ नंबर में हमें लेप्टोस्पायरा देखने को मिलेंगे। ओके, ये चीज़ एक होती है इसमें। दूसरा इसके सिनोनियम्स, सिनोनियम यानी कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं भाई, देखो वेल्स डिजीज़ आपको पता लग गया, वेल्स ने डिस्कवर की ये डिजीज़, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, वेल्स डिजीज़, ओके। 7 डे फीवर बोल दिया क्योंकि इसमें फीवर होता है, डेज वेरी करते हैं, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है। अब क्या इसको जापानीज ऑटोमिनल फीवर भी बोल सकते हैं, राइस फील्ड फीवर, शुगर केन फीवर, स्टुगर्ट्स डिजीज़, ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम दिए हैं। अब आप बोलोगे मैम ये डिफरेंट डिफरेंट नेम क्यों दिए हैं, ये इसलिए जैसे मान लो अगर राइस फीवर की अगर हम बात करें, ठीक है, राइस या शुगर केन फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन क्रॉप्स को जब उगाते हैं ना हम, तो क्या होता है इनमें, देखो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वाटर तो यूज़ होता ही होता है ना, इनको ग्रो करवाने के लिए जो यूज़ होता है। अब उसके कांटेक्ट में अगर हम आए, सॉइल और उस वाटर के कांटेक्ट में अगर हम आए, जो राइस को उगाने के लिए, शुगर केन को उगाने के लिए यूज़ किया जाता है, उस वो भी क्या होता है, कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है, जिस वजह से लेप्टोस्पायरोसिस इंसानों में भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको इन नामों से भी जान सकते हैं। इसकी बात करें हैबिटेट की, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, देखो वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में पाया जाएगा ये, कहीं भी आप इसको देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है ये डिजीज़, ओके। उसके बाद बात करेंगे कि ये होता कैसे है, देखो ये और कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो मैमल्स की, मतलब जैसे मान लो अगर हमारी, अगर मैमल्स की किडनीज़ की बात करें, किडनीज़ में हो सकता है, कभी कभी जेनाइटल ट्रैक में भी हो सकता है, ठीक है, उस वजह से वो किस में आ जाता है, फिर यूरिन में आ जाता है, बाकी कुछ महीनों के लिए भी रह सकता है वहाँ पे वो। अगर रैट से फैल रहा है ना ये, रैट में होता है ये, ओके, जैसे ये इट एक्ट एज ए कैरियर, मतलब रैट इसको लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मान लो रैट्स में है, रैट्स गए ह्यूमन के पास, ह्यूमन के खाने में गए या कहीं भी गए, तो उसके थ्रू फिर वो आ जाएगा हम में, या अनदर, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, एनिमल्स में भी जा सकता है, ठीक है। अब देखो अगर किसी एनिमल को डिजीज़ हुई भी है ना, तो वो एनिमल कितने, उस वो एनिमल का जो यूरिन होगा उसमें हमें बहुत सारे लेप्टोस्पायरा देखने को मिलेंगे, 100 मिलियंस में देखने को मिलेंगे लेप्टोस्पायरा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कैसा एनवायरनमेंट चाहिए इसको, तो इसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जैसे कि जिसमें क्या हो, वाटर तो हो, ग्राउंड वाटर हो, बट उसका पीएच, अगर हम पीएच की बात करें तो उसका पीएच कैसा हो, न्यूट्रल हो, न्यूट्रल कितना होता है 7, आपको पता है, उससे थोड़ा स्लाइटली बेसिक भी हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट इसको चलता है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के साउदर्न रीजन, साउदर्न स्टेट्स में ये डिजीज़ ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, मतलब ये दिखता कैसे है, सो ये ऐसा दिखता है। इसके शेप्स की बात करें तो शेप कैसे होते हैं, देखो ये मोटाइल तो होते हैं, मोटाइल के अलावा ये हेलिकली शेप्ड होते हैं, जैसे हेलिकल, जैसे जैसा हमारा डीएनए होता है ना हेलिकल शेप्ड वैसा। और उसके अलावा इसकी शेप्स बताई गई हैं कि इसकी जो शेप्स कैसी होती हैं, जैसे हमने इसको स्पाइरोकेट बोल दिया, स्पाइरोकेट इसको बोला क्योंकि ये स्पाइरल शेप का है, ओके। बहुत सारे लाइट, हमने बोला ना इसको थिन, थिन स्पाइरो यानी कि थिन, इट इज़ रिलेटेड विद थिन, ठीक है, मतलब थिन, थिन स्पाइरल्स होते हैं इसमें। इसकी डायमीटर होता है 0.2 से 0.3 डायमीटर। लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ इसकी होगी 6 से 20 माइक्रोमीटर की। ये जो यूएम है ना, इसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं, ओके, यूएम मत बोलना कोई, माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको। अब इसको स्टेन करना पड़ता है हमें, ठीक है, देखने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसको स्टेन किससे किया जाता है, कौन सी स्टेन से स्टेन किया जाएगा इसको, कौन सी स्टेन यूज़ होगी इसमें, जिम्सा स्टेन यूज़ होगी इसमें, ठीक है। बट ज़्यादातर देखो इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से, डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोप में हम इसको अच्छे से देख सकते हैं, या फिर हम एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर इम्प्रेगनेशन टेक्निक, ठीक है। इन दो टेक्निक्स की मदद से हम इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ज़्यादातर इसको किससे फ़र्क पड़ता है, इसको फ़र्क अगर पड़ता है तो ज़्यादा हीट से फ़र्क पड़ेगा। हीट भी कितना टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको 50 डिग्री सेल्सियस में भी रख दें 10 सेकंड के लिए, या 60 डिग्री सेल्सियस, तो ये
उसमें नहीं रह पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा इस जो बाइल में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं अलग अलग हमारे, ठीक है, वो भी इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एंटीसेप्टिक हो गए या डिसइंफेक्टेंट हो गए, वो भी इसको मारने में हेल्प करेंगे, इसको किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अल्कलाइन वाटर में, ये बहुत टाइम तक सर्वाइव कर पाता है, पर अगर सीवेज वाटर की बात करें तो 12 से 14 वीक्स तक सीवेज में रह सकता है। अगर हम बात करें डॉग्स की, ठीक है, तो डॉग्स में कैसे बाहर आएंगे लेप्टोस्पायरा, उनके यूरिन में बाहर, यूरिन से बाहर आएंगे, ठीक है, यूरिन से बाहर आते रहेंगे, बट डॉग्स में 2 से 6 महीने तक, और जो कैटल्स में, कैटल के यूरिन में हमें ये देखने को मिलेंगे अप टू 3 मंथ्स तक। अब देखो अगर एनिमल की डेथ भी हो जाती है ना, उसके बाद भी लेप्टोस्पायरा उसमें रहता रहता है काफ़ी टाइम तक। जैसे यहाँ पे देखा गया कि जो कोएगुलेटेड ब्लड होता है, जो कोएगुलेट कर जाता है, ठीक है, जिसमें क्लम्स बन जाते हैं ब्लड में, अब उनमें भी ये 6 दिन तक रह सकता है। और अगर मान लो किडनी की बात करें, तो अनफ्रोजन किडनी की बात करें, जो उसमें भी हमें काफ़ी दिन तक ये लेप्टोस्पायरा दिखता है, ठीक है। तो ये इसके रेजिस्टेंस की बात की कि ज़्यादा 50 या 60 डिग्री टेम्परेचर पे ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं बाइल में, ठीक है, उससे भी ये ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक, वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, अल्कलाइन वाटर में कुछ दिन तक रह पाएगा, सीवेज वाटर में कुछ हफ्तों तक रह पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी रेजिस्टेंस की बात की हमने। अब अगर बात करें हम इसकी पैथोजेनिसिटी की, तो देखो सबसे पहले जो एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं इससे, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन से। जैसे मान लो इसने, मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर ये हॉर्स में नहीं होनी थी, ठीक है, बट हॉर्स अगर किसी कैटल के कांटेक्ट में आ रहा है, ओके, तो इसको हो जाएगी। तो मतलब एक तरह एक्सीडेंटल होस्ट हो गया ना हॉर्स, उसको बाय एक्सीडेंट डिजीज़ ट्रांसमिट कर गई उसमें, ठीक है। अब या तो डायरेक्टली ट्रांसमिट करेगी, या तो वो इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आएगा, या तो मतलब इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब उसके यूरिन के कॉन्टैक्ट में आ गया, जो या फिर उसके कोई कॉन्टेमिनेटेड इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आ गया, मतलब कोई डिजीज जिसको बीमारी थी, वो किसी इन्वायरमेंट में रह रहा था, उसी इन्वायरमेंट कोई हेल्दी एनिमल आके रहने लग जाए, तो वो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल होस्ट बोल देते हैं हम उसको, ठीक है। तो ऐसे फैल सकती है बीमारी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है हमें कैटल में। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, जो मदर टू फीटस ट्रांसमिट कर जाता है। अगर मदर को कोई डिजीज़ है तो वो उसके फीटस में ट्रैवल कर जाएगी। बट क्या होगा यहाँ पे, अबॉर्शन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो अबॉर्शन तो हो जाएगा, तो कैटल्स में अगर बात करें अबॉर्शन होगा तो उसके 3rd ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर जाएगी वो। अब ये जो लेप्टोस्पायरा है ये जा कैसे रहा है, आप तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सॉइल से चला गया जी, यूरिन से चला गया, बट अंदर कैसे जाएगा बॉडी के, देखो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी, जैसे कि एनिमल की नेजल हो गई, जेनाइटल हो गई, ऑक्यूलर हो गई, इंटेस्टाइनल, ठीक। अब जैसे मान लो एक बैक्टीरिया एक एपिथेलियल लेयर को अगर एक बार क्रॉस कर गया, तो मतलब वो डायरेक्टली ब्लड में चला गया, ब्लड में वो डायरेक्टली आ गया। अब जब वो ब्लड में ही आ गया, तो ब्लड से फिर उसकी और ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, वो लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करेगा, वो डैमेज भी कर देगा फिर, ठीक है। कौन से, जैसे और किसको डैमेज करेगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है वो, ठीक है। जिसकी ब्लड वेसल्स ही डैमेज होगी तो उस वजह से एनीमिया भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे अगर बात करें हम कि अगर फीटस, जो फीटस है वो अबॉर्शन कैसे देखने को मिला, देखो अगर मदर से फीटस में ही चलेगी डिजीज, बैक्टीरिया, तो वो क्या होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता रहेगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 10 बनाएगा, 10 से 1000 बनाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करता रहेगा, जिसकी वजह से जो फीटल डेथ हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले देखो कैटल में जो स्पीशीज होती है इसकी, वो कौन सी होती है, हार्ड जो स्पीशीज होती है कैटल की। अगर हम बात करें किसकी, पिग, पिग की बात करें तो पिग से याद रखना, पी से ही याद रखना, इसकी स्पीशीज भी पी से ही होगी, पेमोना, ओके। उसके बाद डॉग्स की बात करें तो डॉग में याद रखना कौन सी होती है, कॉर्निकोला, सॉरी कैनिकोला स्पीशीज होती है। अब इसके सिम्टम्स बताए गए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले सब क्लिनिकल सिम्टम देखने, देखो कैटल में एक चीज़ तो होगी होगी, वो कौन सी होगी, एबॉर्शन, ओके। सबसे पहले अगर फीमेल कैटल की बात करें तो वो आपको क्या क्या देती है, मिल्क देती है, ठीक है। बट मिल्क प्रोडक्शन वो करती है, फीमेल क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन तो करती है, बट इसमें क्या होने लग जाता है, देखो अगर इसके मिल्क पे भी कोई, इसका कोई मिल्क कॉन्टेमिनेटेड मिल्क इंजेस्ट कर ले, पी ले, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी डिजीज हो जाएगी, उससे डिजीज हो जाएगी। मतलब जैसे मान लो, जैसे कि क्या होगा, अब ये जो मिल्क है किसका, इन्फेक्टेड काऊ का, ठीक है, इन्फेक्टेड काऊ का मिल्क है। अब इसी मिल्क को कौन पी ले, अगर ह्यूमंस पी लें, तो ये जो बैक्टीरिया वो ह्यूमन में चला जाएगा। इसी मिल्क पे उसका काफ
फीड कर ले तो काफ में चली जाएगी ये डिजीज, ठीक है। बट देखो यहाँ पे एक चीज़, ये तो मिल्क की बात कर रहे हैं ना, बट देखो मिल्क तो मिल रहा है हमें उससे, और क्या होगा इसमें, ऐसी कंडीशन होगी कैटल में कि वो मिल्क देना ही बंद कर देगी, ठीक है। और हमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिखेगी कि उसके जो टीट्स हैं उसमें स्वेलिंग है या कुछ है, कोई ऐसा सिम्टम हमें नहीं दिखता। बस हमें दिखता है कि उसका जो मिल्क होता है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा क्या होगा, वो मिल्क देना धीरे धीरे क्या कर देगी, बंद कर देगी। बट हमें क्या होगा, हमें मेस्टाइटिस में जैसे हमें दिखता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है किसमें, उसके टीट्स में। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, टीट्स में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, हमें कोई स्वेलिंग नहीं दिखेगी। बट क्या होगा, बट वो मिल्क देना बंद कर देगी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड मेस्टाइटिस बोल देते हैं, जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं दिखती, स्वेलिंग नहीं दिखती, बट मिल्क देना बंद कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, अब वो मिल्क देना तो बंद कर देगी, बट उसके अलावा और क्या होगा, जैसे मान लो अगर कैटल कोई प्रेग्नेंट है, कोई काऊ अगर प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, उसमें अबॉर्शन होगा ही होगा है अर्ली एज में ही। जैसे मान लो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है जो, उसमें अबॉर्शन हो जाता है, कैटल की बात करें अगर। और क्या सिम्टम होता है इसमें, हीमोग्लोबिन यूरिया, जॉन्डिस हो जाएगा, फीवर हो जाएगा काफ में, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम हमें किस में देखने को मिलेंगे, कैटल में। सो पिग्स में क्या होता है, इसमें भी नॉन सुपरेटिव मेस्टाइटिस होती है, मतलब जो उसके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, बट उसमें हमें किसी तरह की पस नहीं देखने को मिलती। ओके, ये होता है नॉन सुपरेटिव मेस्टाइटिस। उसके अलावा बात करें अगर हम, इनफर्टिलिटी तो देखने को मिलती है, अबॉर्शन तो होता ही होता है, ठीक है। उसके अलावा स्टिल बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यूरिया, जॉन्डिस, फीवर, इसमें मैक्सिमम जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जॉन्डिस एंड फीवर ये सिम्टम्स तो होते ही होते हैं, प्लस हीमोग्लोबिन यूरिया भी देखने को मिलता है। डॉग्स के केस में अगर हम बात करें तो डॉग्स के केस में हमें क्या मिलता है, एक्यूट हेमरेजिक टाइप करेक्टराइज्ड विद फीवर। इसका क्या मतलब होगा, देखो एक तो उसको फीवर होगा, एक्यूट कंडीशन मतलब जो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। उसके अलावा उसको वॉमिटिंग होगी, उसके अलावा प्रोस्ट्रेशन का मतलब कि जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया, उस वजह से उसको क्या आया, उस वजह से उसको हीट स्ट्रोक आ गया, ठीक है। उस वजह से उसको क्या आ गया, हीट स्ट्रोक। ओके, उसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकती है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि एनिमल की डेथ हो जाए। उसके बाद क्या आती है, एक तो लेस एक्यूट टाइप भी होती है, मतलब उसमें सिम्टम्स तो होंगे बट इतने ज़्यादा एक्यूट नहीं होंगे। ओके, उसके बाद आता है हॉर्स। हॉर्स में क्या होगा, उसके अलावा ऐसी कंडीशन आएगी कि हमें यूरिया देखने, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में यूरियाज देखने को मिलेगा उसके ब्लड में, ठीक है। ऐसी कंडीशन भी आएगी, यूरेमिक टाइप। नेक्स्ट आता है हॉर्स। अब हॉर्स में हमें कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि आइरोडिक्टाइलिटिस, ठीक है, और पीरियोडिक ऑप्थेल्मिया, मून ब्लाइंडनेस। ओके, अबॉर्शन इसमें याद रखना कि अबॉर्शन इसमें होगा, बट इसमें 6th मंथ में होगा ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। अब सबसे पहले आइरोडक्टाइलिटिस क्या होता है, तो देखो यहाँ पे IRI वर्ड यूज हो रहा है, विच इज रिलेटेड विद आइरिस, ठीक है। अब ये किसका पार्ट है, आई का पार्ट होता है आइरिस। ओके, तो ये सारे जो नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पे किसके, इसके सिम्टम्स के, इट इज रिलेटेड विद आई, ठीक है। वो जो उसकी आईज होती हैं हॉर्स की, उसमें क्या होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है ड्यू टू दिस बैक्टीरिया, लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या है, उसको ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है आइज में, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती है उसको। बाकी शीप की बात करें तो इसमें भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो कि हमने बात की ऊपर कि इन्फेक्शन में कौन कौन से सिम्टम, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया एंड, ठीक है, ऐसे एनीमिया, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें। अगर हम इसके और सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि कौन से सिम्टम, जैसे मान लो एक्यूट स्वेयर डिजीज में क्या होता है, सेप्टिसीमिया, एंडोटॉक्सीमिया। सेप्टिसीमिया और एंडोटॉक्सीमिया, एंडोटॉक्सीमिया और सेप्टिसीमिया क्या होता है, देखो हम जो एनिमल का ब्लड होता है उसमें क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें टॉक्सिन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एनिमल के ब्लड में। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है ना, तो पूरी बॉडी में क्या बनने लग जाता है, टॉक्सिन, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या, एंडो यानी कि इंटरनल टॉक्सिन, टॉक्सीमिया यानी कि टॉक्सिन, ठीक है। तो पूरा इंटरनल जो ब्लड है वो किससे भरना स्टार्ट हो जाता है, उसमें टॉक्सिन भरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है एनिमल की। उसके अलावा क्या आता है, सब एक्यूट मॉडरेटली स्वेयर डिजीज, जिसमें कि नेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्रोनिक डिजीज में क्या हो जाता है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, देखो एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ होगा, इनफर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी पे फर्क पड़ेगा, आइरो यानी कि आइरोडेक्टाइलिटिस यानी कि उसकी आइज के इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी फॉर्म्स भी होती हैं जिसमें, उसकी कुछ ऐसी फॉर्म भी होती है जो कि हम कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब एंटीबॉडीज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, इसके कुछ सिम्टम जो कॉमन है, फीवर हो गया, मसल पेन हो गई, हीमोग्लोबिन यूरिया, जॉन्डिस हो गया, एनीमिया यानी कि ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस देखने को मिलेंगे, स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, फोटोफोबिया यानी कि, फोटो यानी कि लाइट एंड फोबिया यानी कि डर, ठीक है। क्या होने लग जाता है, उसको लाइट से दूर भागता है वो एनिमल, ठीक है।
उसके बाद कैटल में जो मेन सिम्टम बार बार वही चीज़ डिस्कस हो रही है यहाँ पे कि अबॉर्शन तो होगा, मिल्क प्रोडक्शन क्या होगा, उसकी कम हो जाएगी, ये सब। अगर काफ अगर अबॉर्शन नहीं भी हुआ, अबॉर्शन तो हो जाता है वैसे मेनली, बट अगर बर्थ हो जाता है तो बर्थ कैसा होता है, प्री मेच्योर काफ का बर्थ होता है इसमें। पिग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया, जॉन्डिस, देखो अबॉर्शन होगा, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर, ये थर्ड ट्राइमेस्टर इन केस ऑफ कैटल एंड इन केस ऑफ पिग, बट इन केस ऑफ हॉर्स इट इज उसके 6th जेस्टेशन पीरियड में एबॉर्शन होता है। ओके, देखो एक हमने डिजीज के स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको स्टुगार्ट्स डिजीज भी बोलते हैं। डॉग्स के केस में हम लेप्टोस्पायरोसिस को हम स्टुगार्ट्स डिजीज भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर होता है, हेमरेजेस हो जाते हैं, एनीमिया होता है, ब्लड लॉस यानी कि जॉन्डिस भी हो सकता है, जॉन्डिस भी देखने को हमें इसमें मिलता है, ठीक। सो अब इसको हम कैसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कि हाँ ये डिजीज इस एनिमल में है या नहीं है। देखो एक तो सिंपल, डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। जो लेप्टोस्पायर्स है उसको कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको हम थ्रू यूरिन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बॉडी के फ्लूइड से, टिश्यूज से, या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी टेक्निक होती है एक, ठीक है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपने इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो आप सैंपल ले रहे हो ना, जिस भी, चाहे उसका बॉडी फ्लूइड से या किसी भी चीज़ से अगर आप उसका सैंपल ले रहे हो, तो उसमें कितने लेप्टोस्पायर्स, तो उसमें कितने लेप्टोस्पायर्स होने चाहिए, अप टू 10,000 टू 20,000 एक ml में, ठीक है, पर ml में। हाँ जी, इतने इतने भी, इससे ज़्यादा भी होते हैं, ओके, लेप्टोस्पायर्स। सो इतने तो होने चाहिए उस सैंपल में, इसीलिए आप इतने होंगे, उसके बाद ही आप उसको अंडर हाई पावर फील्ड ऑब्जर्व कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसकी यूरिन की, इसके यूरिन को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अनक्लॉटेड ब्लड की, उसको भी सेंट्रीफ्यूज किया जाता है लो स्पीड पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके जो आरबीसीज वो अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, उसका प्लाज्मा रिमूव करके उसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं हाई स्पीड पे, ठीक है। इनको आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि आप उसमें डिटेक्ट कर पाएँ किसको, लेप्टोस्पायर्स को, ओके। उसके अलावा थ्रू सीरोलॉजी भी आप डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, डेड एंटीजन लेते हैं हम, ओके। फिर उसके बाद ये जो टेक्निक है एमएटी, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसमें हम लाइव लेप्टोस्पायर्स एज ए एंटीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीएफटी एंड एलाइजा, ये भी यूजफुल होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ लेप्टोस्पायरल एंटीबॉडीज इन सीरम, ओके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, ब्रीफ में तो नहीं है, बट ये टेक्निक्स जो है पूछी जा सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स और इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, ओके। सो इसलिए आपको ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि एक टेक्निक में हम डेड एंटीजन यूज कर रहे हैं, एक में हम लाइव यूज कर रहे हैं, ओके। इनको, उसके अलावा हम और भी काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे सीएफटी हो गया, एलाइजा हो गया, बट जो मैट है, मैट कॉमनली जो मैट यूज़ की जाती है टेक्निक इसकी डायग्नोस के लिए, ओके, मैट एंड एलाइजा। उसके बाद बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की और कंट्रोल की, कि कैसे हम इसके ट्रीटमेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अगर एक जो डिजीज़ है, अगर जूनोटिक है, एक से दूसरे में फैल रही है, तो हम उस एनिमल को ही सबसे पहले तो अलग रख देंगे, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या दे सकते हैं कैटल्स को, डॉग्स को, देखो बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोसाइडल मेडिकेशंस दे सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हाईली इफेक्टिव होती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन भी हो गई, ठीक है। तो इस तरह की हम एंटीबायोटिक्स उनको दे सकते हैं इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे वैक्सीन की, तो वैक्सीन इनको कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं हम यहाँ पे, इनको जो वैक्सीन दे सकते हैं वो है नाइबोवैक, नाइबोवैक। उसके अलावा हम इसको क्या दे सकते हैं, स्पाइरोवैक, ठीक है। ये दो, नाइबोवैक एंड स्पाइरोवैक लेप्टो, ये हम उसको दो वैक्सीन्स दे सकते हैं। किस एज में दे सकते हैं, देखो अब डिपेंड करता है, अब उसको किस एज में दे सकते हैं, उसको यंग एज में दे सकते हैं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक जो है क्लियर होगा। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले तो लेप्टोस्पायरा है, इसका एजेंट है जो, ठीक है। अब ये डिजीज़ होगी किन में, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स में होंगी, हॉर्स में, कैट में, डॉग में, शीप में, गोट में, कैटल में, ठीक है, बफेलो में, सभी में, पिग में, सारे ऑर्गेनिजम्स इसके होस्ट होंगे। देखो रैट्स में ये बैक्टीरिया है, अब ये रैट जाएगा कहीं और, तो जहाँ भी ये जाएगा ये साथ में लेके जाएगा। अब ये बैक्टीरिया, मान लो अगर ये रैट ह्यूमन के पास गया या काऊ के पास गया या उसकी फीड में चला गया, ठीक है, काउस की फीड में, तो फिर क्या होगा, ये बैक्टीरिया उसकी फीड में ट्रांसफर हो सकता है। तो मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि ऐसे बैक्टीरिया थ्रू रैट एक से दूसरी जगह जा सकता है। अब क्या है इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है कि इसके सिम्पटम्स क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, अबॉर्शन तो होगा ही होगा फीमेल्स में, फीमेल काउज में। अबॉर्शन के साथ साथ और क्या होगा यहाँ पे, उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्या होगी यहाँ पे, कम हो जाएगी। कम होने के साथ साथ क्या हो जाएगी, कोई मिल्क प्रोड्यूस करना वो बंद कर देगी, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पे येलो स्पॉट्स होते हैं, देखे जाते हैं किसमें, इसके मिल्क में, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, एबॉर्शन तो हो जाता है, बट काऊ में मैंने बताया था आपको 3rd ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होता है इसका। हॉर्स में होता है 6th में, ठीक है, 6th जेस्टेशन पीरियड में हो जाता है इसका एबॉर्शन। अब बात करेंगे कि ये फैलती कैसे है, देखो थ्रू यूरिन फैलती है, ठीक है, डायरेक्टली फैल जाएगी या इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट यानी कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके कांटेक्ट में कौन आया, हेल्दी एनिमल, तो डिजीज होगी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। अगर यूरिन से हो रही है तो वो इनडायरेक्टली हो रही है, ठीक है, यूरिन उसका मान लो किसी सॉइल पे है, ओके, तो उसी सॉइल के कांटेक्ट में कोई हेल्दी एनिमल आ रहा है तो उसको भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एक डिजीज है जो ट्रांसफर करती है। इसमें जो मेन सिम्टम है वो क्या होते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, डायरिया हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, ओके, सेप्टिसीमिया हो गया, टॉक्सीमिया हो गया, तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। और प्लस जो मेन है वो मैं बता चुकी हूँ, एबॉर्शन, एबॉर्शन तो देखने को हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। एंड डिक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल को अलग रखो, ओके, उसके अलावा क्या करो, जो रैट्स हैं रैट्स को कंट्रोल करो। डिजीज किससे फैल रही है, रैट्स ही लेके आ रहे हैं ना उनको, उससे फैल रही है, ओके। और मैंने बताया था इसको शुगर केन फील्ड या फिर हम राइस फील्ड भी बोल देते हैं डिजीज, क्यों, अब जो फार्मर जाते हैं, ठीक है, इनकी खेती करते हैं, उनको क्या वियर करने चाहिए, उनको बूट्स वियर करने चाहिए। अगर उन्होंने शुगर केन की कटिंग भी करनी है तो उनको फिर ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उनको। एंटीबायोटिक्स कौन सी यूज़ होनी है, देखो इसके लिए टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव है, एमोक्सिसिलिन, तो ये सारी जो इसके लिए इफेक्टिव मेडिकेशंस होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है जो। तो मेडिकेशंस कौन से इसमें यूज़ कर सकते हैं, हम स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ओके, ऐसी मेडिकेशंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर किसी को कुछ क्वेरी या कुछ डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।